गाजियाबाद में पिटबुल ने मासूम बच्चे पर हमला किया है। हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बच्चे के चेहरे पर करीब 200 टांके आए हैं। मधुबन थाना इलाके के सामने की यह घटना बताई जा रही है। मासूमों पर कुत्तों से हमले की लगातार ये तीसरी वारदात सामने आई है। देखिए वो उस मासूम बच्चे को भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पिटबुल का शिकार हुआ है। पिटबुल ने मासूम पर हमला किया और बच्चे के चेहरे पर करीब 200 टांके आए हैं। और ये कोई पहली वारदात नहीं है, एक के बाद एक मासूमों पर कुत्तों से हमले की ये तीसरी वारदात है। बेटा पार्क में खेल रहा था जिसमें एक बच्ची पिटबुल कुत्ते घुमा रही थी, वो उसके हाथ से छूट गया जिसने बेटे पर अटैक कर दिया। इतना खतरनाक कुत्ता जो पहले भी लखनऊ में इतनी बड़ी वारदात कर चुका है, जिसने एक लेडीज़ को पूरा ख़त्म कर दिया। ये सब देखते हुए लोग अगर इतने खतरनाक कुत्ता अपने घर में पाल रहे हैं तो हमारे बच्चे सेफ़ नहीं है। आज की डेट में पार्कों का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए अभी संज्ञान में आया है, आपके द्वारा बताया गया है। पहले भी कार्रवाई हुई है, चाहे वो राजनगर एक्सटेंशन की घटना हो, और आगे भी यहाँ भी संज्ञान लिया जाएगा और नियमानुसार जो भी पेनल्टी बनती है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं गया तो पेनल्टी भी करेंगे और नियमानुसार उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और गाजियाबाद में ही एक सोसाइटी के लिफ्ट के अंदर 25 मिनट पिता और बेटे फंसे रहे। इसके बाद लिफ्ट को खोलकर इमरजेंसी में दोनों को बाहर निकाला गया। बच्चे की हालत भी बिगड़ गई है। अब सोसाइटी के लोगों ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज की है। पिता और बेटे लिफ्ट में फंसे, देख सकते हैं लिफ्ट का जो फुटेज है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 25 मिनट तक फंसे रहने के बाद इमरजेंसी एग्जिट से उनको बाहर निकाला गया है। बच्चे की हालत बिगड़ गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। अब सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। मैनपुरी की घिरोर तहसील में वकीलों का हंगामा देखने को मिला। वकीलों का हंगामा, ज्ञापन देने आए किसान नेताओं के साथ मारपीट भी की गई। नेताओं के साथ मारपीट, वकीलों ने किसानों पर डंडे से हमला किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तब जाकर बवाल को शांत करवाया गया। मामूली विवाद को लेकर वकीलों और किसानों के बीच ये विवाद हुआ और विवाद कब मारपीट में तब्दील हो गया, ये आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने वकीलों को दौड़ा कर पकड़ा है। जब मामले में पुलिस पहुंची तब जाकर कहीं जाकर किसान और जो वकीलों के बीच विवाद हो रहा था उसको शांत कराया गया। आगे बढ़ते वाराणसी से खबर, जहां बार और रेस्टोरेंट पर दबंगों का हमला, कर्मचारी और दबंगों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद दबंगों ने जमकर पथराव किया। पथराव करने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले की जांच में वाराणसी पुलिस बहरहाल जुटी हुई है। तो बार और रेस्टोरेंट पर दबंगों ने हंगामा किया, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कर्मचारियों और दबंगों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद दबंगों का हंगामा देखने को मिला। वाराणसी से तस्वीरें भी सामने आई हैं और जो पूरी घटना है पथराव की वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं मथुरा की जिला सहकारी बैंक में 10 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े चोरों ने कैश काउंटर से 10 लाख रुपए चुरा लिए। फसल बीमा के भुगतान के लिए बैंक में कैश लाया गया था। सहकारी बैंक में चोरी का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां मथुरा की जिला सहकारी बैंक में 10 लाख की चोरी का ये मामला सामने आया। जो फुटेज है वो फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दिन दहाड़े चोरों ने कैश काउंटर से 10 लाख रुपए चुराए। वहीं प्रतापगढ़ में फरार एक आरोपी की तलाश में पुलिस ने डुगडुगी बजवा दी। आरोपी का नाम विशाल शर्मा है, वो रेप का आरोपी है। आरोपी के घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस भी चिपका दिया है, जारी किया है। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के चमरूपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये कार्रवाई की गई है। देखिए नोटिस चस्पा किया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फरार आरोपी की तलाश में डुगडुगी बजवाई गई है। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। बदमाशों के पास से 2 तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बदमाशों के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। तो ये बड़ी जानकारी मुजफ्फरनगर से आपको दे दें, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों के पास से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है।
चेकिंग पर लगे हुए थे, तभी दो बदमाश एक मोटरसाइकिल से आए जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया। दोनों रुके नहीं और पीछे वाले ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया और दोनों पुलिस को डॉस दे के भागे। उस पर पुलिस ने चेज़ किया, एसओ शाहपुर द्वारा भी उसको दूसरी दिशा से चेज़ किया और दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई। इसमें दो बदमाश घायल हुए हैं। गाजियाबाद से खबर, जहां डंपिंग ग्राउंड ना हटाने पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। एनजीटी के निगम और जीडीए पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। दोनों विभागों को 1 माह के अंदर जुर्माना जमा करने के आदेश भी दे दिए हैं। 6 महीने के अंदर डंपिंग ग्राउंड हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के बावजूद शक्ति खंड 4 से डंपिंग ग्राउंड ना हटाए जाने का ये मामला है। बात लेवाना होटल अग्निकांड की, जिस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अफसरों की मिलीभगत के बिना अवैध निर्माण संभव नहीं है, ये कोर्ट का कहना है। इस अवैध निर्माण के लिए केवल बिल्डर को दंडित करना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम बातें कोर्ट की ओर से कही गई है। मामले की अगली सुनवाई पर एलडीए वीसी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लेवाना होटल अग्निकांड, जहां 4 मासूमों की जिंदगी चली गई थी आग लगने की वजह से। उसके बाद अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के ये संभव नहीं है। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए एक बात तो साफ कर दी है कि अधिकारियों की बिना संलिप्तता के ये मुमकिन नहीं है और एलडीए वीसी को भी अब पेश होने के लिए कहा गया है। तो क्या ये समझा जाए कि अब आने वाले दिनों में जो अधिकारी इसमें मिले हुए थे उनकी मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से कोर्ट की जो टिप्पणी है ये कुछ इसी तरह की सवाल जो है वो शासन ने खुद भी उठाए थे और वजह ये थी कि जब ये अग्निकांड हुआ उसके बाद में एलडीए ने एक सूची बनाकर भेजी शासन को कार्रवाई के लिए, जिसमें 2017 से लेकर अब तक जो भी उस क्षेत्र में जहां पर लेवाना स्वीट्स होटल आता है उस क्षेत्र में जो भी जेई यानी जूनियर इंजीनियर, एई या एक्सीएन ये सब तैनात रहे, उनकी सूची थी और ये माना गया था कि वो जिम्मेदार है इसके लिए, जो आंख मूंदे रहे, जो उसे संरक्षण देते रहे और ये चलता रहा। 22 लोगों के नाम थे। लेकिन जब ये पूरी सूची शासन में पहुंचती है तो शासन की तरफ से, आवास विभाग की तरफ से एक जवाब तलब किया जाता है एलडीए वीसी से, जिसमें कहा जाता है क्या इसके लिए सिर्फ ये इंजीनियर ही दोषी है? आखिर क्यों जिन लोगों पर कार्रवाई की संस्तुति की गई उसमें सिर्फ इंजीनियर्स के नाम है, क्या बाकी कोई अधिकारी उसमें शामिल नहीं है? और ऐसे में ये कहते हुए एक बार फिर से जवाब तलब किया एलडीए से, यानी शासन खुद मानता है कि इस पूरे मामले में कई लोग हैं जिन्होंने संरक्षण दिया। हम देखिए एलडीए के सामने मौजूद है, एलडीए परिसर में मौजूद है। हमारे पीछे जो बिल्डिंग है यही एलडीए है, यहीं पर सचिव एलडीए के जो हैं जो वीसी है एलडीए के यानी उपाध्यक्ष जो मुख्य अभियंता है वो सब इसी बिल्डिंग में बैठते हैं। जो सामने वाली आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहीं पर सारे वो काम होते हैं कि किसी बिल्डिंग का नक्शा पास होना है या बहुत सारे काम यहीं से होते हैं। और देखिए जिस तरह से अब कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई है ये मानकर चलिए कि मुश्किलें बढ़ना तय है और उसके पीछे वजह कोर्ट ने एक देखिए बहुत अहम बात कही। उन्होंने ये भी कहा अपनी टिप्पणी में कि जब इस तरह के मामले आते हैं तो लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है वो सीलिंग और ध्वस्तीकरण इस तरह की कार्रवाई शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही लोग इन चीज़ों को बोलने लगते हैं मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, सारे अभियान ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं और इसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है। दूसरी चीज़ जो कोर्ट ने अपनी स्वतः संज्ञान लेते समय कही वो बहुत ही खास, उन्होंने कहा कि आखिर वो कौन सी इमारतें हैं जिनको मानक के अनुसार फायर की एनओसी नहीं मिलनी चाहिए थी लेकिन दी गई है। इसकी जानकारी मांगी कोर्ट ने ये जानकारी भी मांग ली है कि कहां पर जो आवासीय क्षेत्र है रेजिडेंशियल एरिया वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं, ऐसे जो भवन है उनकी भी जानकारी मांगी। 22 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख लगाई गई है और देखिए शासन के ही मांगी गई है और जो टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मुश्किल खड़ी कर रही है। साथ ही साथ ये भी बता रही है कि इस तरीके के घटनाक्रम को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक इसी तरीके के मामले पिछले दिनों लगातार सामने आए हैं। शुक्रिया शैलेश पूरी जानकारी के लिए आपका। तो लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के बाद शासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर हफ्ते अवैध निर्माण की जानकारी विकास प्राधिकरण शासन को देंगे। शासन की ओर से बड़े अवैध निर्माण को चिन्हित कर फास्ट ट्रैक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि प्रदेश में करीब 2.25 लाख अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है।
ये ऐसे निर्माण हैं जिन्हें विकास प्राधिकरण नोटिस दे चुके हैं या आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इनमें बड़े अवैध निर्माण पर सबसे पहले कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़े अवैध निर्माण पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। ये तमाम बातें शासन की ओर से कही गई है। बड़ा फैसला लिया गया है। लेवाना होटल अग्निकांड के बाद हर हफ्ते अब विकास प्राधिकरण शासन को अवैध निर्माण की जानकारी देंगे। 2 लाख ऐसे अवैध निर्माण चिन्हित भी किए गए हैं। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर आज फैसला आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल आनंद गिरी चित्रकूट जेल में बंद है, जबकि कल 10 सितंबर को दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की पहली बरसी है। ऐसे में कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो ठीक 1 साल पहले अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की हत्या के मामले में आनंद गिरी को आरोपी पाया गया था और उनकी जमानत अर्जी पर आज फैसला आना है। तो बाघंबरी के विलेन पर आज फैसले का हर किसी को इंतजार है। बुधवार को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज इस मामले में फैसला आना है। महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत का ये पूरा मामला है। मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी पर आज फैसला होगा। बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को ही फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, जो मुख्य आरोपी है, आरोपी आनंद गिरी, वो चित्रकूट जेल में बंद है, जिस पर आज फैसला आना है। 22 सितंबर 2021 से जेल में आरोपी आनंद गिरी बंद है। सीबीआई ने आनंद गिरी की जमानत का विरोध किया था और मामले में कुछ दिन पहले ही हैरान कर देने वाला मोड़ भी सामने आया था। शिष्य ने शिकायत वापस लेने की गुहार लगाई थी। शिष्य अमर गिरी ने कहा था कि सिर्फ मौखिक सूचना दी गई थी। अमर गिरी का यह दावा है। शिकायत में किसी का नाम नहीं दिया गया था। कोर्ट इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर क्या फैसला लेता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। और इसी खबर पर सीधे नजर डालते हैं, प्रयागराज चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, इस पूरे मामले को लेकर ठीक 1 साल पहले खूब बवाल देखने को मिला था। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है बुधवार को और सभी की नजरें इस बात पर है कि आज क्या कोर्ट की ओर से कहा जाता है। देखिए, साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के मामले में जो मुख्य आरोपी आनंद गिरी हैं, उनकी जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आएगा। शाम 3:45 बजे फैसला आएगा। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच अपना फैसला सुनाएगी और इस वक्त हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मेन गेट है, उस गेट के बाहर ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 20 सितंबर को जो है महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज के बाघंबरी मठ में संदिग्ध हालत में फंदे से लटके हुए पाए गए थे। इस मामले में जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने यह माना था कि आनंद गिरी की वजह से महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की है। आनंद गिरी समेत 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और जब यह घटना हुई थी 20 सितंबर 2021 को, उसके कुछ घंटे बाद ही हरिद्वार से आनंद गिरी की गिरफ्तारी की गई थी। बाद में उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर प्रयागराज लाया गया था और 22 सितंबर 2021 से आनंद गिरी जेल में है। बहरहाल दिसंबर महीने में, पिछले साल दिसंबर महीने में ही आनंद गिरी ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। लंबी बहस चली, तकरीबन 9 महीने तक इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार की शाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया, अपना फैसला सुरक्षित कर लिया और फैसला सुनाने के लिए आज की तारीख, आज का दिन तय किया है। शाम 3:45 बजे फैसला सुनाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल महंत नरेंद्र गिरी की पहली बरसी है, जिस पर देश भर से लोग जुटेंगे। तो इस मौके से पहले आनंद गिरी को बेल मिलती है या अभी उन्हें कुछ और वक्त जेल में ही बिताना होगा। ये देखने वाली बात होगी। इंतजार शाम 3:45 बजे का है, जब कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। शुक्रिया मोइन पूरी जानकारी देने के लिए आपका। दिल्ली से बड़ी खबर, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजू श्रीवास्तव को फिर से बुखार आ गया है। राजू श्रीवास्तव को अभी तक होश नहीं आया है। राजू श्रीवास्तव के वेंटिलेटर में सभी पाइप को बदला गया है। पिछले लंबे वक्त से वो बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर रहे और बीच में कुछ सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन अभी अपडेट मिल रहा है कि एक बार फिर से बुखार आ गया है और अभी तक होश नहीं आया है। अविनाश से पूरा अपडेट लेंगे। अविनाश।
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार राजू श्रीवास्तव का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल तरीके से ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टरों की पूरी कोशिश है कि लगातार उनको होश में लाया जाए, क्योंकि जब तक वो होश में नहीं आएंगे, जब तक ब्रेन हरकत नहीं करेगा, तब तक उनको ठीक नहीं माना जाएगा। और यही कारण है कि डॉक्टर लगातार उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और न्यूरोथेरेपी भी दी जा रही है, जिससे कि उनका जो दिमाग है वो हरकत करने लग जाए, जिसके बाद वो लगातार होश में रह सके। इसीलिए डॉक्टरों की पूरी मशक्कत है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। दिल्ली में अगर बात करें तो स्थानीय आयुक्त ने रिक्तियान सैंपल वो लगातार परिवार के संपर्क में है और जो भी उनकी रिपोर्ट होती है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर अभी बात करें तो कल से उनको फिर से फीवर आ गया है। डॉक्टर उनको फिर से स्वस्थ करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी जो है दुआएं भी लगी राजू श्रीवास्तव के साथ। लेकिन फिलहाल अगर अभी बात करें तो उनको पूरी तरीके से होश नहीं आया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए आपका। कानपुर से खबर, जहां जनराज्य पार्टी पर इनकम टैक्स छापे का मामला। पार्टी ने 125 कार्यकर्ताओं पर 11 करोड़ का खर्च दिखाया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। आयकर अधिकारियों को बोगस कंपनियों जैसी कार्यशैली दिखी है। कानपुर में पंजीकृत पता के अलावा कुछ भी पार्टी से संबंधित नहीं है। राजनीतिक गतिविधि का साक्ष्य पोस्टर कागज भी नहीं मिला है। 2017 से 2021 तक पार्टी को 11 करोड़ के आसपास का चंदा मिला है। चंदा देने वालों का नाम पता भी नहीं मिल पाया है। कुछ व्यक्तियों से 15 लाख रुपए का चंदा मिलना दिखाया गया है। आयकर अधिकारियों को ऑडिट बैलेंस शीट में कई खामियां मिली है। रतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रतीश, और क्या क्या सामने आया है ऑडिट के दौरान, आईटी के छापे के दौरान? देखिए, बुधवार को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से देश भर में छापेमारी की गई थी और कानपुर में 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें जनराज्य पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके घर पे छापेमारी हुई, केशव नगर में, किरवई नगर में और काकादेव में। काकादेव में सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक कृष्णा के घर पर छापेमारी की गई थी। इन सभी जगहों पर छापेमारी के बाद ये निकल करके आया है कि किसी बोगस कंपनी की तरह ही पार्टी को भी, राजनीतिक पार्टी को चलाया जा रहा था। पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो 4 सालों में 11 करोड़ रुपए का चंदा दिखाया गया है और ताज्जुब की बात यह निकल के आई है कि 125 कार्यकर्ताओं पर 11 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। 10 से 15 लाख रुपए का चंदा देने वालों के आयकर रिटर्न में इतनी कमाई नहीं मिली है और सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि 11 करोड़ रुपए 4 साल में पार्टी को चंदे के रूप में जो दिया गया वो सवालों के घेरे में है। उनको चंदे देने वाले लोगों के नाम, पता और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो राजनीतिक पार्टी को मेंटेन करने चाहिए वो भी बिल्कुल वो नहीं मिले हैं। चलिए ठीक है रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।